बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कैनोनिकल एनसेम्बल कंसीडर करना पड़ेगा। और कैनोनिकल एनसेम्बल जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आप सपोज़ ये एक बड़ा कमरा है, इस तरह आप कोई बड़ी चीज़ तसव्वुर में लाएं और उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम आप इमेजिन करें। जैसा कि ये बड़े सारे कमरे में मैं छोटे छोटे बॉक्सेस तसव्वुर करता हूँ और किसी एक पर आप अपनी जब तवज्जो रखेंगे तो बाकी के सारे जो इर्द गिर्द के होंगे वो उसके लिए हीट बाथ बनाएंगे या रिजर्वायर बनाएंगे। अब कैनोनिकल एनसेम्बल की ये डेफिनेशन है कि इस छोटे से सिस्टम को जो हमने अंडर कंसिडरेशन रखा हुआ है, इससे एनर्जी जो है ना वो बाहर बाथ को या रिजर्वायर को जा सकती है या रिजर्वायर से एनर्जी इसके अंदर आ जा सकती है। एनर्जी आ जा सकती है लेकिन इसके अंदर के पार्टिकल जो है वो बाहर आ जा नहीं सकते। और इसका जो टेम्परेचर है इस वक्त रिजर्वायर का वो क्या है, कैपिटल टी। और इसका ये मतलब होगा कि अगर इसका टेम्परेचर कैपिटल टी है तो इसके अंदर मौजूद सारे इंडिविजुअल सिस्टम्स जो हैं इंक्लूडिंग दिस ए जो विच इज़ अंडर कंसिडरेशन, तो इसके साथ सारे सिस्टम्स का टेम्परेचर क्या है, टी। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल इंटरनल एनर्जी इस पूरी कलेक्शन की क्या है, वो है, उसे कहेंगे यू टी। और वो किसके इक्वल होगी, वो होगी यू ए प्लस यू आर, यानी कि इसकी इंटरनल एनर्जी प्लस इसके इर्द गिर्द जो रिजर्वायर है उसकी इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल एनर्जी प्लस द रिजर्वायर एनर्जी। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं इस हालत में वो कितनी हैं, तो वो आप लिखेंगे इक्वल किसके, वो स्टेट्स ऑफ दिस सिस्टम ए, इसकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स और स्टेट्स ऑफ रिजर्वायर, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल नंबर जो है वो सिस्टम और इसके रिजर्वायर की कंबाइंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है वो इस तरह आएंगी। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन पैदा होगा कि भाई इन्हें जमा क्यों नहीं किया, इन्हें मल्टीप्लाई क्यों किया। तो उसका ये मैंने वजाहत की हुई है। कैसे, आपको ये तो पता है कि अगर आपके पास ये सिस्टम है और इर्द गिर्द सराउंडिंग है तो इसकी जो टोटल एंट्रोपी होगी सिस्टम और सराउंडिंग की वो होगी सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी। यकीनन ये बात आप जानते हैं। अब अगर टोटल एंट्रोपी अगर आप लिखना चाहें तो आपको पता है एस जो है वो के बी लॉग डब्ल्यू होता है, तो एस टोटल होगी के बी लॉग डब्ल्यू टोटल। और इसी तरह इस इंडिविजुअल की जो एंट्रोपी है वो होगी के बी लॉग डब्ल्यू ए, और जो इर्द गिर्द रिजर्वायर है उसकी एंट्रोपी है वो होगी के बी लॉग डब्ल्यू आर। अच्छा, अब ये के बी अगर आप कॉमन ले लें तो इधर आएगा लॉग डब्ल्यू ए और इधर आएगा लॉग डब्ल्यू आर। अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाएं तो लॉग ऑफ समथिंग प्लस लॉग ऑफ ये दूसरी चीज़, ये किसके इक्वल आ जाएंगे, लॉग ऑफ दिस इनटू दिस। अब आप देखें इधर आपने के बी लॉग डब्ल्यू टी लिखा हुआ है। के बी अगर आप इस के बी के साथ कैंसिल कर देते हैं और दोनों तरफ ये लॉग ख़त्म करने के लिए अगर आप एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ दिस सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ दिस रिजर्वायर। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। अच्छा, अब ये जो एक्सेसिबल स्टेट है सिस्टम ए की, ये डिपेंड कर रही हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम ए, और एक्सेसिबल स्टेट ऑफ रिजर्वायर जो है वो डिपेंड कर रही हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ रिजर्वायर। अच्छा, आपने ये जो एक्सप्रेशन सबसे पहले लिखी हुई है इधर, ये है टोटल इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ दीज टू इंटरनल एनर्जीज़। ये चूँकि इस पे डिपेंड कर रही है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये टोटल जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं ये डिपेंड कर रही हैं किस पे, यू ए पे और यू आर पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूँ कि इस यू आर की जगह पे यहाँ से
ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है इस सारे की, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर सिस्टम में कुछ एनर्जी लूज़ करेगा और रिजर्वायर उसे गेन करेगा, या सिस्टम ए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और रिजर्वायर से निकालेगा, इन एनी केस टोटल एनर्जी ऑफ इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगी। तो फिर यहाँ से आप देखें यू आर किसके इक्वल आया, ये होगा यू टी माइनस यू ए। यू आर जो है वो किसके इक्वल है, यू टी माइनस यू ए, और यू टी क्या है, कांस्टेंट है। अब आपने ये जो डब्ल्यू आर को लिखा है एज अ फंक्शन ऑफ यू आर, तो आप इस यू आर की जगह क्या लिख रहे हैं, यू टी माइनस यू ए। जब आप यू टी माइनस यू ए लिखेंगे तो आप देखें एक्सेसिबल स्टेट ऑफ ए डिपेंड्स अपॉन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, और एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ आर ये यहाँ लिख दिया यू टी माइनस यू ए, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये भी डिपेंडेंट है किस पे, यू ए पे। तो फिर बाहर आपको क्या लिखेंगे इन दिस केस, क्योंकि अब तो अंदर एक ही वेरिएबल है यू ए, और यू ए ये यू टी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है आप यहाँ यू ए और यू आर की जगह पे एक इंडिविजुअल यू ए यहाँ लिख सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट ऑफ दिस एंटायर कलेक्शन, यू कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू दिस। अच्छा, अब एक मैं आसानी के लिए समझने के लिए आपको ये बात, ये एक अजम्पशन लेना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस तस्वर किए हुए हैं, और मैंने कहा है कि इस रूम के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, मैं ये फर्दर ये तस्वर करता हूँ, ये बात ज़रा गौर से आपने ज़हन में रखनी है कि इस एक बॉक्स जो छोटा सा मैंने तस्वर किया हुआ है उसके अंदर है भी एक ही एटम, एक ही एटम है उसके अंदर। इस बॉक्स के अंदर आपके पास एक सिंगल एटम है। तो अगर एक सिंगल एटम है तो वो सिंगल एटम के अंदर कुछ ऑर्बिट होते हैं, अगर वो कुछ ऑर्बिट होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में हो सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी हो सकते हैं। तो मैंने ये सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, मैंने कहा कि ये जो सिस्टम ए है इसके अंदर एक ही एटम है, और मैं और आसान करने के लिए कहता हूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और उसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन या पहले ऑर्बिट में हो सकता है, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, इट डिपेंड्स। अगर उसके पास उसे थोड़ी एनर्जी दें तो वो पहले से दूसरे में चला जाएगा, अगर और एनर्जी मिले वो पहले से तीसरे में चला जाएगा, या चौथे में चला जाएगा, या पांचवें में चला जाएगा। तो मैंने अपने काम को आसान करने के लिए ये तसव्वुर कर लिया है कि ये जो बॉक्स है, ये जो कैनोनिकल एंसेंबल है, इसके अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर एक एटम है और वो हाइड्रोजन का है, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में जा सकते हैं। अब मैं सपोज़ करता हूँ कि जो सिस्टम ए है वो वन ऑफ इट्स एनर्जी स्टेट्स के अंदर है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका इलेक्ट्रॉन पहले में हो सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें वो तीसरे में है, तो इसके पास उसकी एनर्जी होगी, वो होगी E3। तो मैं उसे यहाँ आसानी के लिए जनरलाइज करने के लिए 3 की बजाय मैं लिख देता हूँ EI। ये अपनी बहुत सारी स्टेट्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से किसी एक स्टेट में मैंने फ़र्ज़ किया कि इस वक्त ये जो सिस्टम ए है जिसमें एक ही एटम है, और वो एक ही एटम उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो पांचों ऑर्बिट में से किसी एक में है, और फ़र्ज़ करें वो थर्ड ऑर्बिट है। तो यही बात मैंने लिखी, सपोज सिस्टम ए इज़ इन वन ऑफ इट्स एनर्जी स्टेट्स EI, उसके करस्पॉन्डिंग जो E3 है, जो एनर्जी है, उसे हम EI कहेंगे। फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं उनके साथ क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है वो फिर डिपेंड करेंगी किस पे, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ ए, और इस केस में तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए जो है वो है EI यानी कि E3। इधर भी लिख दें EI, और यहाँ UR की जगह UT माइनस EI लिख दें।
अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है? यकीनन ये 1 के बराबर है, क्योंकि अगर ए के अंदर एक एटम था, उसके अंदर 5 मुख्तलिफ स्टेट्स हो सकती थी, तो आपने कहा कि फ़र्ज़ करें कि इस वक्त ये पांचों में से किसी एक स्टेट में है, तो फिर एक्सेसिबल स्टेट पे आपने पाबंदी लगा दी कि ये सिर्फ यही हो सकती है। तो फिर इस W की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? यानी इस W की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 5 में से पाबंदी जो है वो सिर्फ एक पे लगा दी है। अब ये 1 फ़र्ज़ करते हुए इस चीज़ को उठा के यहाँ आप लिखें WT और एज अ फंक्शन ऑफ EI और इक्वल है WR, इसकी जगह आपने 1 लिख दिया UT माइनस EI। अब थर्मोडायनामिक्स में आपने एक रिलेशन अक्सर यूज़ करते हैं, आपको याद है 1/T इज़ इक्वल टू पार्शल S बाय पार्शल U कीपिंग V कांस्टेंट। और ये आपको पता है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आपने ये डिड्यूस किया हुआ है। अच्छा, अब S जो है वो आपको पता है कि S जो होता है वो KB log W के इक्वल होता है। तो इस S की जगह पर आप लिख दें KB और log WR। ये मैं रेज़रवायर के लिए कैलकुलेशन, ये मैं R जो है वो रेज़रवायर के लिए लिख रहा हूँ, यानी ये यहाँ R और यहाँ R। तो फिर इसकी जगह KB log WR लिखे, KB उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ log WR बचेगा, ये पार्शल UR और कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब इसको उधर ले जाएं तो ये 1/KBT जो है वो इधर डिवाइडेड बाय 1/KBT हो गया, और ये पार्शल UR इधर चला गया, और इधर पार्शल log ऑफ WR प्लस ये जब आप अगले स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे जिसे आप बोलेंगे C। अब मुझे आप ये बताएं कि पार्शल ऑफ UR की इंटीग्रेशन क्या होगी? UR, ये आप जानते हैं। पार्शल ऑफ log R की इंटीग्रेशन क्या होगी? log ऑफ R। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, मैं इसे सिंप्लिसिटी के लिए ये log ऑफ R की log ऑफ गैमा की शक्ल में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। मैं ये अननोन कांस्टेंट है, इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट लगा सकता हूँ। इतनी मेरे पास प्रोविजन या इस्तेहकाक मेरे पास है कि मैं इसकी जगह कोई भी अपनी आसानी के लिए कांस्टेंट लगा दूँ। अच्छा, अब यहाँ ये कांस्टेंट लग गया, तो ये log ऑफ WR माइनस log ऑफ गैमा किसके इक्वल होगा? log ऑफ WR ओवर गैमा। अब इस साइड और इस साइड का एंटी लॉग लें तो ये log एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ WR ओवर गैमा बनेगा, और ये इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये e रेज़ टू द पावर में चला जाएगा। यहाँ से फिर आपके पास क्या आया? WR इज़ इक्वल टू ये गैमा आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा WR इज़ इक्वल टू गैमा e रेज़ टू द पावर UR ओवर KBT। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलें, अब ये एक्सप्रेशन पकड़ें, ये वाली एक्सप्रेशन W टोटल EI इज़ इक्वल टू WR UT माइनस EI। इस एक्सप्रेशन में ये WT EI लेफ़्ट साइड पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिख दें, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ है WR UT माइनस EI, इसकी जगह WR की जगह पर ये एक्सप्रेशन जो आपने अभी कैलकुलेट की है, ये वाला रिलेशन जो है वो आप यहाँ यूज़ कर लें। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? WR UT माइनस EI की जगह पर आप लिखेंगे गैमा e रेज़ टू द पावर, इसकी जगह पे आप लिखेंगे UT माइनस EI डिवाइडेड बाय KBT। तो ये आ गया आपके पास WT। ये टोटल नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स है, और ये बात आप अपने जहन में रखें कि ये टोटल नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स आपने निकाली हैं, और किस सूरत में ये निकाली हैं? जब आपने सिस्टम ए को तसव्वुर किया हुआ है कि उसके अंदर एक एटम है, और उस एक जो हाइड्रोजन का एटम है जिसमें 5 मुख्तलिफ ऑर्बिट हो सकते हैं, आपने ये इमेजिन किया हुआ है कि वो अपनी इस थर्ड स्टेट में है, उसे आपने EI कहा हुआ है, लेकिन वो तो पहली में भी हो सकता है, दूसरी में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी। तो ये टोटल नंबर आपने उस वक्त निकाला है जब आपने उसे इस तीसरी में तसव्वुर किया हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इन सब को आप इंक्लूड करें
तो फिर आप क्या करेंगे, उस सूरत में आप ये जो स्टेट्स हैं इन्हें इस तरह से ज़ाहिर करेंगे कि n टोटल इज़ इक्वल टू, यहाँ गैमा लिखेंगे e रेज़ टू द पावर ut ओवर kBt। ये जो ei है, ये जो थर्ड स्टेट थी, अब यहाँ थर्ड स्टेट की बजाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने पांचों इंक्लूड करनी है। तो आप ऐसे करें, यहाँ सिग्मा लिख दें और ये j, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप कहेंगे j इज़ फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि मैंने आपको ये कहा हुआ है कि ये जो सिस्टम है इसके अंदर जो एटम है और वो हाइड्रोजन का है सपोज़, और वो फर्स्ट से 5वें तक आ जा सकता है। तो अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो आप किसके इक्वल लिखेंगे। ये देखें गैमा इधर, ये ई रेज़ टू द पावर ut ओवर kBt सेपरेट कर लें और ई रेज़ टू द पावर माइनस ई आई ओवर kBt को आप इसके अंदर ले जाएं। और ई आई चूँकि थर्ड स्टेट है, आपके पास फर्स्ट से फिफ्थ स्टेट तक है, इसलिए आप आई की जगह पे यहाँ जे लिख लें और ये जे लिख लिया। और यहाँ हमने इसे इजाज़त दे दी 1 से लेके 5 तक और बाद में उन्हें सम कर लिया। तो ये नंबर ऑफ, ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हो गई। अब ये वाला एटम जो है ये किसी हालत में भी अगर हो तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो होंगी वो ये होंगी। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो सिस्टम था छोटा सा, जिसके अंदर मैंने एक एटम को तस्वर किया हुआ था और उस एटम में मैंने कहा था कि उसका इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो सकता है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, ये मैंने बात सपोज़ की हुई थी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो सिस्टम ए जो है उसकी स्टेट नंबर 3 जो मैंने आपको याद होगा उसे मैंने कहा था ith स्टेट, और उसके अंदर जो उसकी एनर्जी थी उसे मैंने ei कहा था। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी बताएं उस एटम के इलेक्ट्रॉन की तीसरे ऑर्बिट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बताएं, तो वो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे। मुझे ये बताएं कि जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स थी एक्सेसिबल उस तीसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन था विद एनर्जी दिस, वो ये थी ना, यही आपने कैलकुलेशन की थी और ये थी गैमा ई रेज़ टू द पावर ut माइनस ई आई ओवर kBt। और जो टोटल नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो ये आप निकाल के रखा हुआ है, जिसमें आपने कहा था वो 1 में भी हो सकता है, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी, 5 में। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी फिर किसके इक्वल होगी ith स्टेट में, उस थर्ड स्टेट में पाए जाने की, कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल जो आपकी मतलूबा चीज़ है जो आप चाहते हैं उसकी जो स्टेट्स हैं उसे ऊपर रख लें और टोटल स्टेट्स को नीचे रख लें। प्रोबेबिलिटी निकालने का यही आपने तरीका पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें और ये जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं जो आपने ये निकाली हुई हैं ये उठा के आप यहाँ लगा दें। तो फिर आप मुझे ये बताएं, ये गैमा इस गैमा से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ई रेज़ टू द पावर ut ओवर kBt जो है, अगर आप इधर से ये kBt जाके इस ut पे डिवाइड करें तो वो ई रेज़ टू द पावर ut ओवर kBt इस ई रेज़ टू द पावर ut ओवर kBt के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर आपके पास क्या बचेगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस ई आई ओवर kBt ये बचेगा। और नीचे आपके पास क्या बचेगा, ये सिग्मा जे ई रेज़ टू द पावर माइनस ई जे ओवर kBt। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी निकाली उस एटम जो उस छोटे से बॉक्स के अंदर था जिसके अंदर 5 मुख्तलिफ स्टेट्स थी। तो उसके अंदर ये तीसरी स्टेट जिसे मैंने ith स्टेट कहा था वो चौथी भी हो सकती है, वो दूसरी भी, किसी एक पर्टिकुलर को आप ith स्टेट कह दें, उसके अंदर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप वो ये डिवाइडेड बाय ये, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर मैं कहूँ पहली स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप पहली के करस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ लिख दें। अगर अब मैं कहूँ दूसरे स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, आप दूसरे के करस्पॉन्डिंग एनर्जी यहाँ लिख दें। अगर कहूँ तीसरे की तो आप तीसरे की यहाँ लिख दें। इस तरह से आपके पास ये मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ आती जाएंगी।
पहली स्टेट के लिए आएगी, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि हम कोई इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे। और ये बात भी आपके सामने रहे, यानी ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको आप बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक एंड हो गया, लेकिन ये बात याद रहे कि ये डिनोमिनेटर में जो चीज़ है यहाँ ये सिग्मा जे ई रेज़ टू द पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी, इसका एक ख़ास नाम है और ये है पार्टीशन फंक्शन। और आप यूँ समझें कि ये पार्टीशन फंक्शन जो है ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बैकबोन है। आप आगे जितने भी आर्टिकल वगैरह देखेंगे उनमें कहीं ना कहीं से पार्टीशन फंक्शन जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये आप याद रखें कि ई रेज़ टू द पावर समथिंग जो होती है वो डायमेंशनलेस होती है, क्योंकि अगर इसकी कोई डायमेंशन हो तो यहाँ ई की जब आप एक्सपेंशन लगाएंगे तो वो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो इट इज़ जस्ट नंबर और इसे पार्टीशन फंक्शन कहेंगे और ये बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा। मैं इस प्रोबेबिलिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली अगर ज़ाहिर करना चाहूँ तो ये आप देखें, आप अगर पहली स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फ़र्ज़ करें वो आपके पास ज़्यादा आती है, अगले एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यकीनन आप अभी कुछ देर बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि अगले स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ कम होगी, उससे अगले स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और कम होगी। इसी तरह से मैंने यहाँ 5 ऑर्बिट तस्वर किए हुए थे। पहले में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अभी न्यूमेरिकल में, दूसरे की, तीसरे की। ये ज़रूरी नहीं है कि 5 ऑर्बिट ही पॉसिबल हों, कहीं 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। तो ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कितनी, यहाँ चूँकि मैंने 5 का जिक्र किया था तो ये P1 प्रोबेबिलिटी, लंबी लाइन का मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, और करते करते ये P5 तक ये आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी E1, इसके कोरस्पॉन्डिंग E2, E3, E4 और E5, यहाँ E5, और इसको मैंने आपको याद होगा EI कहा था। और ये 1 to 5 जो है वो J है फ्रॉम 1 to 5। तो अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है, ये पेज नंबर, ये जो बुक आपको दी हुई है उसके 93 पेज पे ये शुरू होती है और 94 पे ये ख़त्म हो जाती है। इसमें वो जो हमने एक सिस्टम इमेजिन किया हुआ था उसके अंदर एक एटम है जिसके अंदर 3 स्टेजेस, 3 लेवल दिए हुए हैं। पहली जो एनर्जी लेवल है उसे आपने वो 0 जॉल दी हुई है, दूसरी 1.4 × 10⁻23 जॉल दी हुई है, और तीसरी जो स्टेज है, जो तीसरा ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी 2.8 × 10⁻23 जॉल दी हुई है। और ये भी कहा गया है कि जो सिस्टम है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो एनवायरनमेंट जो है वो 2 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर है। Kb की वैल्यू आप जानते हैं 1.4 × 10⁻23 जॉल पर केल्विन होती है। अब सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि हम प्रोबेबिलिटी निकालें, पहले स्टेज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी स्टेज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और तीसरी स्टेज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। उसके लिए सबसे पहले हम पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। पार्टीशन फंक्शन जो है वो समेशन j फ्रॉम 1 to 3, यहाँ j जो है वो 1 से 3 तक होगा। क्यों? यहाँ 3 एनर्जी लेवल अवेलेबल हैं। तो ई रेज़ टू द पावर माइनस ई जे ओवर के बी टी, इस पे जब 1 लगाएंगे तो ये E1 ओवर के बी टी आ जाएगा, 2 लगाने से ये आ जाएगा, 3 लगाने से ये आ जाएगा। अब जब आप E1 की जगह यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर 0, और ये E आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद ये ई रेज़ टू द पावर ये माइनस E2 की जगह पे आप ये लिखेंगे, ये आप देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये k की वैल्यूज़ इक्वल हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और ये T जो है वो 2 केल्विन है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 केल्विन होगा तो ये 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से E3 की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये ऊपर जो है ये 2.8 है,
नीचे 1.4 है, इन्हें कैंसिल करेंगे तो ऊपर 2 बनेगा, वो नीचे के टेम्परेचर के साथ कैंसिल होके -1 आ जाएगा यहाँ। अच्छा, अब यहाँ e⁻0 आपको पता है कि 1 के इक्वल है, और ये जो एक्सपोनेंशियल है 2.72, इसकी पावर ये लें, फिर ये 2.72 की पावर -1 लें और उन्हें सिंप्लीफाई करें और फिर आंसर निकालें, तो ये आपके पास आ गया पार्टीशन फंक्शन। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि इट इज़ जस्ट अ नंबर, तो ये देख लें, ये डायमेंशनलेस एक नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी जो है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्बिट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो e⁻⁻⁰ लिखें, नीचे z लिखें। जब वैल्यूज़ लगाएंगे, इसकी लगाएंगे, e1 की वैल्यू लगा के जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहले ऑर्बिट में पाए जाने की। दूसरे में पाए जाने के लिए आप e⁻⁻((-e2)/kBt लिखेंगे, नीचे z लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। तीसरे के लिए भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ग्राफिकली मैंने कुछ देर पहले जो बात कही थी कि पहले ग्राउंड वाले ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ये देख लें, ज़्यादा नज़र आ रही है, ये दूसरे में कम नज़र आ रही है और ये तीसरे में और ज़्यादा कम नज़र आ रही है। तो ये यहाँ हमारा ये टॉपिक जो है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस न्यूमेरिकल के साथ वो मुकम्मल होता है।